Hello, good morning students. Today we are going to study a new mathematical tool known as differentiation. This tool is very important with respect to maths, with respect to physics. इसकी applications बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, ये बार बार यूज़ होगा और आपका इस मैथमेटिकल टूल पे आपकी कमांड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिज़िक्स पढ़ने के लिए। एक अच्छी फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए आपकी कमांड इस पे ज़रूरी है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। वैसे ये चीज़ आपको बुक्स में मिल जाएगी, बट बुक्स में आपको समझ नहीं आएगा। यू कैन क्रैम द कॉन्सेप्ट बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अगर आप इसको सिर्फ बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे। तो मैं आपको एक बार समझाता हूँ, फिर आप बुक से पढ़ लेना चाहे, उसके बाद में आपको समझ आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा, बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है मेथड ये। तो टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। ये न्यूटन साहब ने इजाद किया था इस मेथड को। तो देखिए क्या चीज़ है। वैसे तो ये जनरल टॉपिक है, किसी भी टॉपिक के साथ अटैच हो सकता है, बट मैं आपको इसको अलग मेथड से एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये काम कहाँ पे आता है। देखिए, हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज स्पीड। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैं ए से बी कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए कि 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर है ये, और इसको कवर करने के लिए मैंने टोटल टाइम मेरे को लगता है से कितना लें, 2 घंटे। 2 घंटे तो बहुत कम होगा, से 4 घंटे टाइम लगता है, 4 आवर्स। तो एवरेज स्पीड क्या हुई? एवरेज स्पीड हुई मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो मतलब ये आ गया 250 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्स टू 125 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आई। ये बहुत ज़्यादा स्पीड है वैसे तो, बट ठीक है समझने के लिए। तो 125 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है। इसका मतलब है, अगर हम इसका फिजिकल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि हमने एक बार अपने घर से जब अपनी कार स्टार्ट की तो उसकी स्पीड लिमिट सेट कर दी 125 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमने उसको बिल्कुल कम नहीं किया, बिल्कुल नहीं बढ़ाया। कोई भी आता गया आगे, बूढ़ा बूढ़ी, अंकल आंटी, बच्चा, कोई भी आ गया, हमने उस स्पीड को कम नहीं किया और हम उसी रफ्तार से जा रहे हैं, एक ही रफ्तार से। बट ऐसा तो नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, हम ऐसा तो नहीं करते। हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कभी स्पीड बढ़ती है, कभी कम होती है। तो अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि हम 4 घंटे ना टोटल टाइम, 2 घंटे बाद हम किसी पॉइंट पी पे पहुंच गए, ये एग्जैक्टली आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स। मैं नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल मिडल में है पॉइंट, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ कि 2 घंटे बाद हम यहाँ पे पहुँच गए। और मुझे चाहिए, हमारी जो मतलब टास्क है वो ये है, टू फाइंड स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट पी आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स। इसे हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ठीक है, हमें ये इंस्टेंटेनियस स्पीड या हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो उसके मेथड देखिए, ये जो चीज़ है ये 125 किलोमीटर पर आवर, ये भी आपको ये बताता है कि पी पे 125 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, बट ये एवरेज स्पीड है। वास्तविकता में ज़रूरी नहीं है कि इतनी स्पीड होगी। हो सकता है हम चल रहे हैं, 4 घंटे ड्राइव करना है, तो हो सकता है पी पॉइंट पे हम रुक के कुछ खा रहे हों, हो सकता है हम कुछ पी रहे हों, हो सकता है हम रेस्ट कर रहे हों। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम पी पे क्या कर रहे थे। तो पी पे क्या कर रहे थे,
इसके बारे में हमें पता करना है, हमें अपनी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस इंस्टेंट की स्पीड 2 घंटे बाद वाली हमें पता करनी है। और ये 125 किलोमीटर पर आवर है जो, ये आपको फेयर आइडिया नहीं देता है इस चीज़ का कि आपकी एग्जैक्ट स्पीड क्या थी पी पे। तो हमारे सामने आपको पहले तो प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए कि क्या है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैं पी से लेके किसी पॉइंट क्यू तक चला। मान लीजिए मेरे को क्यू और पी के बीच जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और जितना टाइम लिया वो मेरे को पता है सारा कुछ, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। सपोज़ मेरे को जानकारी है इस चीज़ की, तो पहले मान लीजिए मैं ऐसे करता हूँ कि डिस्टेंस है पी और क्यू के बीच कितना ले लें, डिस्टेंस मान लीजिए 50 किलोमीटर है, और जो टाइम लगा इतने चलने में वो मान लीजिए टाइम लगा आपको से कुछ, कितना माने, मान लीजिए 20 मिनट या 30 मिनट लगे इतना चलने में। तो एवरेज स्पीड क्या आई आपकी, एवरेज स्पीड आई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन आ गया मेरा 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 30/60, तो आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ठीक है भाई, ये जानकारी मेरे को थी, जो ये पूरा डेटा है मेरे पास, उसमें से ये जानकारी थी कि P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है और इतना चलने में 30 मिनट लगे। तो देखो 125 से तो यही डिफरेंस आ गया, बट ये भी हमें P का कोई फेयर आइडिया नहीं देता। ये एक रफ आइडिया देता है कि P और Q के बीच, हाँ भाई हमारी स्पीड इतनी थी, एवरेज स्पीड। ये P की एग्जैक्ट स्पीड अभी भी नहीं दे रहा, ये भी मेरे को एवरेज स्पीड ही दे रहा है। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करते हैं। और एक्यूरेट कैसे करते हैं, मान लीजिए कि एक कोई डिस्टेंस है मेरे पास आर, मेरे को आर का भी पता है, और पी और आर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में मेरे को ज्ञान है। तो वो दूसरा जो हम करते हैं पी और आर के बीच की बात, पी टू आर के बीच की बात, तो डिस्टेंस है जो, वो डिस्टेंस मान लीजिए डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, और जो टाइम है मान लीजिए वो लगा 5 मिनट। सपोज ये डेटा गिवन है मेरे पास, तो मेरे पास एवरेज स्पीड कितनी आई, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड आई 25 डिवाइडेड बाई 5/60, तो मेरे पास आया 300 किलोमीटर पर आवर। ऑल्दो ये प्रैक्टिकल डेटा से बहुत अलग है, बट फिर भी हम समझने के लिए कर सकते हैं ये। तो 300 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे को ये दिख रहा है कि पी पे ये जो 125 वाली टर्म फिगर थी, ये फिगर थी और ये फिगर थी, उसमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ये है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल छोटा करता जा रहा हूँ, पहले मेरा टाइम इंटरवल था पी टू क्यू, अब पी टू आर, अब पी से आर कुछ और इंटरवल ले लेता हूँ एस। तो जैसे ही मैं पी से एस करूँगा मेरा इंटरवल और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, तो जो स्पीड होगी पी पे अगर मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो और एक्यूरेट आएगी। है मेरे पास टूल, मेरे पास एवरेज स्पीड का ही है, बट वहीं से मेरे को क्या बनाना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं पी टू एस की बात करता हूँ, पी टू एस की बात करता हूँ, और डिस्टेंस है जो मेरा, डिस्टेंस मान लीजिए मैं चला वो पी टू एस से 10 किलोमीटर, और जो टाइम लगा मेरे को वो लगा मान लीजिए 4 मिनट। तो एवरेज स्पीड क्या आई मेरे पास, एवरेज स्पीड आई मेरे पास 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 60, ये 4 इंटू 60 क्योंकि मिनट था ना, तो मैंने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आ गया 30/2 और ये 15, तो आया 150 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आ गया मान लीजिए मेरे पास। अब मेरे को और फेयर आइडिया मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप इस इंटरवल को छोटा करते जाओगे तो आपको और एक्यूरेट वो मिलती जाएगी पी पे जो एग्जैक्ट स्पीड थी। चौथा मान लीजिए मैं ये करता हूँ, मान लीजिए टाइम मैं और छोटा करता हूँ, बेसिकली ये टाइम से ही हो रहा है ना, जैसे जैसे मैं टाइम छोटा करता जा रहा हूँ ये मेरे पास ज़्यादा एक्यूरेट डेटा आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं टाइम को 1 मिनट कर दूँ और 1 मिनट में मान लीजिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड है मेरा वो है 2 किलोमीटर, तो जो मेरे पास स्पीड आ जाएगी एवरेज स्पीड वो कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 1/60, तो आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे पास और एक्यूरेट आ गया। ये मतलब मान लीजिए मैं इसको नाम देते हैं RST, ये P to T का डेटा है।
और टी मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे टी, ऐसे ये टी पॉइंट है। और देखिए अगर मैं और छोटा डेटा ले लूँ, अगर टाइम इंटरवल और कम कर दूँ तो मेरे को और ज़्यादा एक्यूरेट पी पे रफ्तार मिल जाएगी कि कितनी स्पीड से चल रहा था मैं। और ऐसे ही करते 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 अब मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत एक्यूरेट डाटा है। कोई बच्चा कहता है सर अगर मैं यहाँ पे 30 सेकंड कर दूँ टाइम तो और एक्यूरेट डाटा आ जाएगा मेरे पास। देखो यूज़ में एवरेज स्पीड ही कर रहा हूँ, उसी एवरेज स्पीड में मैं अपना टाइम इंटरवल छोटा कर करके उसको मैं इंस्टेंटेनियस बनाता जा रहा हूँ। समझिए आप बात। जैसे ये मान लीजिए पहले मैंने पी टू क्यू लिया था डेटा, ऐसे पी टू क्यू, तो ये बहुत बड़ा इंटरवल था। इसमें जो स्पीड आएगी एवरेज स्पीड, वो पी पे क्या स्पीड थी उसके बारे में अंदाज़ा नहीं देती आपको, वो एवरेज देती है। आर को मैं आर था वो टाइम और इंटरवल कम कर दिया तो वो ज़्यादा एक्यूरेट डेटा देगी आपको, ज़्यादा एक्यूरेट स्पीड के बारे में बताएगी पी की। ऐसे ही अगर मैं एस कर दूं तो एस और ज़्यादा एक्यूरेट, टी और ज़्यादा एक्यूरेट, आर एस टी यू। अगर मैं यू ले लूँ, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि अब मैं पी टू यू की बात करता हूँ, टाइम है मेरे पास मान लीजिए 1 सेकेंड, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मान लीजिए मेरे पास 0.2 किलोमीटर। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा, एवरेज स्पीड है जो, वो एवरेज स्पीड कितनी है मेरे पास 0.2 डिवाइडेड बाय 1 बाय कुछ ये किलोमीटर पर आवर में करूँगा तो 3600 आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी स्पीड आ जाएगी। वैसे इसको कुछ इसको मैं कम कर लेता हूँ, 0.01 कर लेता हूँ, 0.01 किलोमीटर कर लेता हूँ। तो ये 0.01 किलोमीटर है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। तो ये आ गया मेरे पास 1/100 इंटू 3600, तो ये आ गया मेरे पास 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट स्पीड है। ऐसे ही अगर मैं, कोई बच्चा बोलता है सर मैं तो और छोटा लूँगा डेटा, तो मैं कहता हूँ लो और एक्यूरेट आंसर आएगा आपके पास। तो अगर मान लीजिए सिक्स्थ में मैं पी टू यू वी ले लेता हूँ और टाइम मैं लेता हूँ 0.001 सेकेंड, और डिस्टेंस है जो मेरे पास, वो डिस्टेंस आता है मेरे पास मान लीजिए 0.0005 किलोमीटर। तो जो अब आपके पास एवरेज स्पीड आएगी ना, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड क्या निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे यू था और बिल्कुल ही पी और पी के साथ ही बिल्कुल लगा हुआ पॉइंट एक वी है। तो अगर मैं पी और वी, ये तो यू है ना पॉइंट, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, यू के साथ ही एक पॉइंट मैंने वी ले लिया। अब पी और वी इतने छोटे इंटरवल हैं, अगर इनके बीच का मैं एवरेज स्पीड लेता हूँ ना, तो वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास पी की इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि अगर मैं एवरेज स्पीड में जो टाइम इंटरवल है इसको मैं छोटा करता जाऊं, तो जो मेरी स्पीड है एवरेज स्पीड, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बनती जाएगी और वो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली पी की स्पीड आ जाएगी। अब इसी चीज़ को मैं, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस इंटरवल छोटा कर रहा हूँ। अगर आप इंटरवल छोटा कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड मेरी क्या चेंज हो रही है। तो इसको ना ऐसे लिखते हैं, इफ़, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ चीज़, इफ़ टाइम इंटरवल इज मेड स्मॉलर देन एवरेज स्पीड चेंजेस टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो मैं फिर से उस चीज़ को रिपीट करता हूँ। मैंने टाइम लिया था 0.001 सेकेंड, और डिस्टेंस इसमें चले थे 0.00005 किलोमीटर। तो देखो अगर मैं बिल्कुल ही ऐसे एक पॉइंट ये और इसके साथ ही एक पॉइंट ये ले लूँ, दो छोटे छोटे पॉइंट, ये है पी और ये है वी, तो इतने छोटे इंटरवल में ये डिस्टेंस कितना है 0.00005 किलोमीटर, बहुत छोटा सा डिस्टेंस। तो इसमें जो एवरेज स्पीड आएगी वो मैं कह सकता हूँ कि वो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड किसकी है, पी की। तो ये आपको बहुत एक्यूरेट डेटा देता है। ठीक है, तो जब मैं इंटरवल, अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए, इफ टाइम इंटरवल इज मेड स्मॉलर देन एवरेज स्पीड चेंजेस टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेसिकली अगर मैं
टाइम इंटरवल को छोटा करता जा रहा हूँ तो एवरेज स्पीड मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड बनती जा रही है। ठीक है, तो इसको बेसिकली लिखते पता क्या है, ऐसे लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी, ये मैथमेटिकल टर्म्स लिख रहा हूँ मैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। डी या इसको डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स मतलब ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ना, इसको मैं डेल्टा एक्स लिख लेता हूँ। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। डेल्टा होता है ना, जो कभी भी आपको डेल्टा लिखा मिले तो डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज, लार्ज चेंज, ये लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेल्टा एक्स का मतलब है लार्ज चेंज इन डिस्टेंस बाय लार्ज चेंज इन डेल्टा टी, बट मैंने लिमिट लगा दी। लिमिट का मतलब होता है कि अगर डेल्टा टी है जो, वो इतना छोटा टाइम इंटरवल हमने लिया, ये जो टाइम इंटरवल है, ये जो डेल्टा टी है ये इतना छोटा है कि इससे छोटी चीज़ ज़ीरो है। मतलब अगर मैं डेल्टा टी को बहुत छोटा कर लूँ, टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है 0.000000000000, आपकी 10-20 पीढ़ियाँ ज़ीरो और फिर 1, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ ना। इस चीज़ को हम कहते हैं कि इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो या अप्रोचिंग ज़ीरो। ये जो वैल्यू है वो अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, मतलब ज़ीरो के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुकी है ये वैल्यू। तो अगर मैं ये इंटरवल बहुत छोटा ले लूँ सच दैट डेल्टा टी इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो, तो इस पूरी कहानी को ना मैं डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ। हमारे काम की यही चीज़ है। जब भी आपको डेल्टा लिखा मिले तो लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जब भी डी लिखा मिले तो आपको स्मॉल चेंज के बारे में बताता है, स्मॉल चेंज, ये स्मॉल चेंज के बारे में बताता है। तो ये चीज़ आपको कह रही है कि छोटे से टाइम इंटरवल डी टी में ये जो छोटा सा चेंज डिस्टेंस में आया, ये मेरा एवरेज नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस हो गया। समझ आया आपको? तो ये जो डी एक्स बाई डी टी है ना, ये इतना आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो लिखते हैं बुक्स में, आपको ऐसा मिलेगा तो मैंने लिख दिया। इसका मतलब भी मैंने समझा दिया कि इसका मतलब है एवरेज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर आपको सिंपली ये लिखा मिले ना डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो ये एवरेज है, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मेरे को ये लिखा मिले दैट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि ये जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा है। इसमें तो कोई छोटे वाली बात की नहीं हमने, इसमें मैंने बताया कि ये जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा है। ठीक है, इतना छोटा है कि ये ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इससे जस्ट नेक्स्ट स्टेप ज़ीरो है। तो अगर ये चीज़ मिल जाए तो ये, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी, और ये चीज़ मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। होप आपको समझ आया होगा कि इसी चीज़ को हम डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। इसी चीज़ को जब मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से भी समझाऊंगा जैसे बुक्स में दिया होता है, बट इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने कैसे एक एवरेज स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड में बदल लिया। क्योंकि ये जो नीचे वाला फंक्शन था इसमें मैंने ज़रा सा चेंज किया, ज़रा सा चेंज में बहुत कम चेंज किया, तो ये पूरी की पूरी जो फंक्शन था मेरे पास वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बन गया। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ समझ आई है, वैसे ये चीज़ें समझना हार्ड होती हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन टेढ़ा टॉपिक होता है, बच्चों को दिक्कत भी आती है, बट फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको बुक के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ दूसरा मेथड बुक में कैसे समझाया जाता है इसको। हमारे पास मैंने आपको बताया था जैसे होता है y इज़ इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं इसे। तो डिफ्रेंसिएशन अगर मान लीजिए अगर मैं x में ज़रा सा चेंज करता हूँ, छोटा सा चेंज, तो y में कितना चेंज आता है ये डिफ्रेंसिएशन बताता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखता हूँ ना, ये जो चीज़ लिखा गया है इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब है डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। नीचे होता है जो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, ऊपर हम फंक्शन लिखते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डी y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाय डी एक्स।
तो अगर मैं x में ज़रा सा चेंज करता हूँ तो ये y में कितना चेंज आएगा, इन दोनों की जो डिवीज़न है उसको हम डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। ये बुक का पर्सपेक्टिव है, बट इसको बुक के पर्सपेक्टिव को आप इतना गंभीरता से मत लीजिए। ये चीज़ सोचिए आप, जब हम बार बार इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, अभी तो आपको इतनी समझ भी नहीं आएगी, अभी तो जस्ट आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा कि ये कैसे हम डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। बाद में जैसे जैसे हम आगे फिज़िक्स पढ़ेंगे और मैं आपको सिखाता जाऊंगा कि देखो, मैंने आपको एक बार ये चीज़ बताई थी कि हम एक एवरेज को इंस्टेंटेनियस में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि एवरेज स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट करूँगा, ये एवरेज वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट करेगा, एवरेज पावर को इंस्टेंटेनियस पावर में कन्वर्ट करेगा, एवरेज एनर्जी को इंस्टेंटेनियस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो जब भी मैं ये छोटा सा फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन को मैं बहुत कम चेंज करता हूँ तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाती है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करता हूँ मैं। मेथड मैंने वही एवरेज वाला यूज़ किया है, बट ये जो मैंने टाइम इंटरवल लिया ये बहुत कम ले लिया। होप आपको समझ आया होगा। और देखो, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपको बुक पर्सपेक्टिव से और समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये क्या है, ये है स्मॉल चेंज, इसे हम बोलते हैं स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ऊपर क्या चीज़ है, स्मॉल चेंज इन, या इसको चेंज इन स्मॉल नहीं, इसको ऊपर को तो चेंज लिखते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर मैं थोड़ी सी चेंज करूंगा तो अपने आप फंक्शन में चेंज आ जाएगी, तो चेंज इन फंक्शन, ये चीज़ होती है बेसिकली। ठीक है, और देखो आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और चीज़, इसके फॉर्मूलाज। जैसे मेरे पास फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर n, और मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास आ जाएगा n एक्स रेज टू पर n माइनस वन, ये वैल्यू आती है इसकी। इसको कैसे लिखा, ये जो ऊपर वैल्यू होती है, इसकी पावर होती है, उसको हम आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर की वैल्यू एक कम कर देते हैं। ये देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर 3, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो मेरे पास आ जाएगा 3x²। देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं आपको एक दो फॉर्मूलाज बताऊंगा कि ये कैसे बने हैं, फिर आपको बाकी के याद रखने हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना, आपको बाइनोमियल याद होगी, बाइनोमियल थ्योरम मैंने आपको लिखवाई थी, याद करो, उसमें मैंने बताया था 1 प्लस एक्स रेज टू पर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx होता है इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। बेसिकली तो यहाँ पे 1 रेज टू पर भी n है ना, बट 1 रेज टू पर समथिंग इज़ 1, तो हमने इसको सिंपली 1 लिख लिया, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास है y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पर n, तो अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब है कि x में बहुत छोटा सा चेंज, किसमें छोटा सा चेंज, x में मैं बहुत छोटा सा चेंज लिखता हूँ। तो x में मान लीजिए, ये चीज़ तो यही कहती है ना, चेंज इन स्मॉल चेंज इन x, तो मान लीजिए जो फाइनल वैल्यू x की वो है x प्लस डेल्टा x माइनस x, बट हमें साथ ही साथ ये भी याद है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब है कि डेल्टा x जो मैंने x में चेंज किया है वो बहुत कम किया है। एक्चुअली इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको मैं और प्रॉपर मेथड से लिखता हूँ, दोबारा समझाता हूँ आपको। मेरे को डिफ्रेंसिएशन का मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, वो ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे है। ये जो मैंने 3x² लिख दिया था उसी को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो आपको ये कभी पूछा नहीं जाएगा, वैसे तो आपको ये याद रखना है, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे है। मेरे पास है y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पर n, और मैं लिखता हूँ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और इसको मैं लिखता हूँ डेल्टा y बाई डेल्टा x, और इस चीज़ को मैंने आपको बताया ना, मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब है कि जो x है उसमें मैं बहुत कम चेंज करता हूँ, छोटा सा चेंज। तो चेंज इन x क्या आता है, फाइनल x बाई इनिशियल x। फाइनल x क्या है, x प्लस डेल्टा x माइनस x। ये चीज़ समझते हो, डेल्टा x का मतलब है बहुत छोटा सा चेंज, और ऊपर y में जो चेंज आया
y में कितना चेंज आया, y में चेंज आ जाएगा मेरे पास, y तो मेरे पास फंक्शन है ना, तो y की वैल्यू कितनी है, x रेज टू पावर n, तो x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n, ये चीज़ समझ आई, यही तो चेंज इन y है, ये फाइनल y माइनस इनिशियल y, ये चेंज इन y आ गया। अब बाइनोमियल में मैंने आपको ये सिखाया था कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्व टू 1 प्लस एन एक्स, अगर ये वाली वैल्यू बहुत छोटी हो, x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, और x की भी तो वैल्यू आई थी n, बट 1 की भी तो वैल्यू लिखी थी हमने 1, बट क्योंकि 1 रेज टू पावर समथिंग इज़ 1 तो हमने इसको लिखा नहीं था। इस केस को भी मैं बाइनोमियल से एक्सपेंड करने की कोशिश करूँगा। और देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर आपने फॉर्मूला सुना है, वो बेसिकली क्या था फॉर्मूला, वो था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बेसिकली बाइनोमियल से ही आया हुआ फॉर्मूला है, और इसको एक्सपेंड करने का जो मेथड होता है वो होता है दैट a स्क्वायर प्लस n इंटू a रेज टू पावर 2 माइनस 1 एंड b रेज टू पावर 1, और ये आ गया प्लस b स्क्वायर, ये मेथड होता है। तो n की वैल्यू कितनी है इधर 2, तो 2 आ गया। ऐसे ही मतलब मेरे पास है x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर n, तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा ना तो मेरे पास आ जाएगा x रेज टू पावर n और डेल्टा x रेज टू पावर 0, यहाँ पे भी b रेज टू पावर 0 होता है और यहाँ पे a रेज टू पावर 0 होता है, एक्चुअली वो बाइनोमियल से बना हुआ फॉर्मूला है। तो x रेज टू पावर n डेल्टा x रेज टू पावर 0 प्लस n x रेज टू पावर, इसकी वैल्यू अब मैं एक कम कर दूंगा, ये लिखने का मेथड है x रेज टू पावर n माइनस 1 और डेल्टा x रेज टू पावर 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1, ये आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि देखो मुझे ज़्यादा आता है, बस और कुछ नहीं है। डेल्टा x स्क्वायर एंड सो ऑन, इस वैल्यू को मैं एक्सपेंड करता जाऊँगा अप टू ये जो वैल्यू है n की, वो कम होते होते थे ये n माइनस 3, n माइनस 4, नेक्स्ट टर्म n माइनस 5, ऐसे ऐसे बनती जाएंगी, और ये वैल्यू जब तक n ना पहुँच जाए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस फंक्शन को एक्सपेंड करूँगा, देखो ये जो पहली टर्म है और दूसरी टर्म है, यही मेरे काम की है। इसके बाद तो ये डेल्टा x है, वो मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका स्क्वायर तो बहुत छोटा आ जाएगा, तो ये चीज़ पूरी की पूरी टर्म इसमें मैं ऐड करूँ या ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं सिर्फ पहली दो टर्म्स को कंसिडर करूँगा। अब देखिए इसको मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ, ये सिर्फ मैं इतना इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि वो फॉर्मूला बना कैसा है, कैसे है dy बाई डी एक्स, और इस फंक्शन को मैं ओपन करता हूँ तो आ जाएगा मेरे पास n सॉरी x रेज टू पावर n इंटू डेल्टा x रेज टू पावर 0 प्लस n इंटू x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा x, और बाकी की टर्म्स मैं छोड़ दूंगा, डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x माइनस x, ये चीज़ समझ आई ना आपको। और इसमें से ये डेल्टा माइनस एक्स रेज टू पावर एन भी लिखूंगा, समझ आया। इसमें से मैंने बाकी वाली टर्म्स क्यों छोड़ दी, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है और उसका स्क्वायर तो बहुत छोटा आ जाएगा, इसलिए मैंने ये बाकी की टर्म सारी छोड़ दी हैं, सिर्फ मैंने पहली दो टर्म्स लिखी हैं, और पहली दो टर्म्स ही मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है, और ये चीज़ तो 1 हो जाएगी। तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ये और दोनों कट गई, ये और ये दोनों कट गई, तो पीछे क्या बचा, n इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स ने डेल्टा एक्स को मार दिया, तो पीछे क्या बचा, n इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, जो मैंने आपको बताया था dy बाई डी एक्स का की वैल्यू होती है ये चीज़। अब आपको सिर्फ याद रखनी है ये चीज़, ये फॉर्मूला, इतना ये जो मैंने राम कहानी करके सुनाई ना आपको, ये सिर्फ प्रूव करने के लिए कि ऐसा देखो होता है, आपको उसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं आपको एक बार बाइनोमियल से ये चीज़ एक्सपेंड करने का मेथड बताता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड किया था मैंने लिखा था a स्क्वायर बी रेज टू पावर 0 प्लस 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू एक कम कर दूंगा और इसकी वैल्यू एक बढ़ा दूंगा, प्लस फिर मैं इसकी वैल्यू और कम कर दूंगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और b की वैल्यू एक बढ़ा दूंगा 2,
देखो ये फॉर्मूला वही चीज़ तो बन गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने देखा भी होगा बुक्स में ऐसे ही लिखा होता है, ऐसे नहीं लिखा होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab टर्म एक्चुअली बीच में आती है। ऐसे ही कोई और टर्म भी मैं आपको एक्सपेंड करके सिखा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए a प्लस बी रेस टू पर 4, इसका फॉर्मूला भी नहीं आप जानते होंगे। देखो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम बायनोमियल से। कैसे? a रेस टू पर 4 b रेस टू पर 0 प्लस 4 आ जाएगा आगे, और ये आ जाएगा मेरे पास 4 आगे आ जाएगा a रेस टू पर 3 b रेस टू पर 1 प्लस फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 4 इंटू ये यहाँ पे मैंने लिखा था ना n इंटू एन माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा मेरे पास n इंटू एन माइनस 1, ये आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू बी क्यूब a1 प्लस ये आ जाएगा b4। बस ऐसे टर्म्स। छोड़ो, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये फॉर्मूला याद रखो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अगर मान लीजिए y की वैल्यू मेरे पास है x रेस टू पर 5, तो आप डी वाई बाई डी एक्स इसको कैसे लिखोगे? 5x रेस टू पर 4, ऐसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही इसके कुछ और फॉर्मूलाज हैं। तो पहला फॉर्मूला जो हमने याद किया वो किया कि अगर y की वैल्यू x रेस टू पर n है, n कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा n इंटू एक्स रेस टू पर n माइनस 1। सिंपली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके काम का यही है। दूसरी चीज़ है अगर मेरे पास आ जाए y इज़ इक्वल टू साइन x, तो डी वाई बाई डी एक्स है जो, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा मेरे पास cos x। एक फॉर्मूला मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। इसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको समझ आएंगे। देखिए, मैं आपको उससे पहले कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये एंगल मैंने मान लीजिए डेल्टा एक्स, बहुत छोटा सा एंगल ले लिया। डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो है 0.1 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। तो ये कितना होगा? ये होगा 89.9 डिग्रीज। और क्योंकि ये 89.9 और 90 डिग्री है जो, वो अप्रॉक्सीमेटली मैं बराबर मान सकता हूँ, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली बराबर हैं। तो आपको ट्राइंगल में पता है कि हम इसको बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हो? बेस। इसको बोलते हो परपेंडिकुलर, ये बोलते हो हाइपोटेन्यूज, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो अगर ये दोनों एंगल्स अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगी, ये पूरा अप्रॉक्सीमेशन का खेल है, तो जो b है वो अप्रॉक्सीमेटली h के बराबर हो जाएगा। बेस और हाइपोटेन्यूज आपको पता है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, वो ऐसी चीज़। तो जो मेरे पास साइन डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स, वो साइन डेल्टा एक्स क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, p बाई एच। बट h और b को तो हमने अप्रॉक्सीमेटली बराबर कर लिया, तो p बाई बी लिख सकता हूँ ना मैं। अच्छा, और देखिए मैंने आपको बताया था एंगल, एंगल याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इस चीज़ में क्या है? p, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एंगल है। 0.1 डिग्री कितना आता है? बहुत बहुत छोटा सा एंगल, ये इतना। तो ये इसको मैं स्ट्रेट लाइन को अप्रॉक्सीमेटली आर्क बोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास आएगा आर्क। इस केस में क्या है? अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये आर्क आ गया p, और रेडियस कितना है यहाँ पे? b। तो p बाई बी है जो, वो साइन थीटा और ये थीटा बराबर है। तो मतलब कहने का ये है कि इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो जो साइन थीटा होता है ना, या साइन डेल्टा एक्स है, वो अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा एक्स के बराबर ही होता है। गिवन ये जो डेल्टा एक्स है ये रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे पास है साइन 0.01 डिग्री, तो आपको इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली, ये डिग्री में नहीं, मान लो रेडियन में है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.01 आ जाएगा। तो ये एंगल अगर आपके पास रेडियन में है और ये बहुत छोटा है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए इस चीज़ को, अगर ये एंगल रेडियन में गिवन है और ये एंगल बहुत छोटा है, तो जो इसकी साइन की वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही आ जाती है जितनी ये होती है। ऐसी जो टैन थीटा आता है,
tan delta x is approximately delta x if delta x is equals is very small, ऐसे लिख देते हैं, is very small, ये चीज़। और देखिए कॉस थीटा के लिए भी ड्राइव करते हैं, कॉस थीटा कॉस डेल्टा एक्स, कॉस डेल्टा एक्स इस केस में क्या है, बी मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, बी बाय एच, ये साइड एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। बट ये जो बी और एच है, ये तो हमने बी इज अप्रॉक्सीमेटली एच कर दिया था इस ट्राइंगल के लिए, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1। तो जो कॉस डेल्टा एक्स है वो 1 के बराबर होता है इफ़ डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 1 के बराबर। तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई ये हम आगे यूज़ करेंगे, तो मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल एंड गिवन इन रेडियन, ये दो शर्तें हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। थीटा बहुत छोटा हो और रेडियन में गिवन हो, तो जो साइन थीटा होगा वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा होगा, टैन थीटा होगा जो वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर मैं लिख दूंगा, और कॉस थीटा होगा जो अप्रॉक्सीमेटली मैं 1 लिख दूंगा। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको वही चीज़ इफ़ वो डिफ्रेंसिएशन वाले फॉर्मूलाज जो मैं बात कर रहा था वो चीज़ दिखा रहा हूँ। इफ़ y इज इक्वल टू साइन x, तो जो मेरे पास dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास चेंज इन दिस। पहले तो मैं चेंज इन x करता हूँ, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें अगर मैं x चेंज करता जाऊँगा तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना। x को मैं 0 पुट करूँगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x को 30 पुट करूँगा, y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले तो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मूव करता हूँ, इसमें चेंज को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, और ऊपर जो फंक्शन में चेंज आएगा वो आएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। ये चीज़ समझ आई आपको, ये मैंने चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है, ये फाइनल माइनस इनिशियल, और फंक्शन में ये फाइनल फंक्शन माइनस इनिशियल फंक्शन। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, याद कीजिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन एक्स। ये साइन एक्स यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने फॉर्मूला लिख दिया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, ये डेल्टा एक्स है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, ये डेल्टा नहीं है, कॉस ए साइन है बी, डिवाइडेड बाय ये डेल्टा एक्स और डी एक्स और एक्स कट जाएगा, नीचे बचेगा डेल्टा एक्स। अब देखो क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो कॉस डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, अभी अभी बताया, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये साइन एक्स और साइन एक्स कट गए। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब साइन डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स बहुत छोटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ने डेल्टा एक्स को मार दिया तो आ गया कॉस एक्स। तो आपको सिंपली, ये तो मैंने आपको प्रूव करके, तो ऐसे सारे फॉर्मूलाज प्रूव हो सकते हैं, बट मैं सब फॉर्मूला को प्रूव नहीं करूँगा, वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मैं आपको सिंपली बताऊँगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं फॉर्मूलाज लिखने की कोशिश करता हूँ। पहला मैंने आपको बताया था, चलो इसी को लिखता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या आ जाएगी मेरे पास, कॉस एक्स। तो मैं शुरू से फॉर्मूला लिखता हूँ। पहला मैंने आपको लिखा था, फॉर्मूला बताया था, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, तो मेरे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको ना मैं y डैश से भी लिखता हूँ, y डैश से भी लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स को, तो मेरे पास आएगा n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ऐसे ही y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास कॉस एक्स। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूलाज ये आपको सब रट के रखने हैं अभी के लिए। कॉस एक्स दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये माइनस है, अगर आप छोड़ो, आप ड्राइव नहीं करोगे, इसको ऐसे ही याद रखो आप। और इसके बाद है y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स।
और ऐसे ही अगर आपके पास है y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, तो आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव tan एक्स सीकेंट एक्स। ये आपको याद रखने हैं ऐसे ही। y इज इक्वल टू कॉट एक्स, दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और ऐसे ही अगर आपके पास है कोसिकेंट एक्स, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा इस केस में, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। इसको याद रखने का मेथड ये है कि जितने भी फॉर्मूलाज सी के साथ आते हैं, ये और ये दोनों सी के साथ, उनमें सब में नेगेटिव आता है। रटने के लिए ये आप याद रख सकते हो अभी। और देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। और देखिए अगर मान लीजिए लॉगरिदमिक फंक्शन हमने किया था, y इज इक्वल टू लॉग x, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने बताया था y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, इसमें कोई भी अंतर नहीं आता, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एज सच ही रहता है। इतने फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं जितने मैंने आपको बताए। अब देखिए और आगे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ इसको कैसे, फिर मैं आपको कल इसकी एप्लीकेशंस भी बताऊंगा कि ये यूज़ कहाँ पे होते हैं। अभी तो हम इसको जस्ट याद कर रहे हैं कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। अब आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा प्लस 3, ये चीज़ भी इसी में कवर हो जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, अभी फॉर्मूला के हिसाब से 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम कर देंगे 1 प्लस 2, और x की पावर यहाँ पे क्या है 1, तो 1 आगे आ जाएगा और x की पावर मैं 0 कर दूंगा प्लस, ये जो चीज़ है ना इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन होती है 0। तो मतलब ये भी चीज़ याद रखिए फॉर्मूले में, y इज कांस्टेंट, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं सही करके लिखता हूँ तो आ जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है, ये आ गया 2x प्लस 2। होप आपको समझ आएगा, मैंने जस्ट पावर आगे लिखी है और इसकी पावर 1 कम कर दी। ऐसे ही इसमें x की पावर 1 थी, वो आगे आके 2 इंटू 1 इज 2, तो x की पावर 1 कम कर दूंगा तो 0, x रेज टू पावर 0 इज 1, तो सिंपली ये 2 आ जाएगा। और देखिए y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, ऐसे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 0। समझ आया, 4 2 ज़ार 8, 8 आ गया, x की पावर 1 कम कर दी तो 1 रह गया, 3 3 ज़ार 9, 9 आ गया, x की पावर 1 कम कर दी तो 3 में से गया 2 रह गया। ऐसी 4x, x की पावर 1 थी, या सिंपली इसको तो आप ऐसे ही याद रखो, अगर x लगा तो सिंपली x हटा देना है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। ऐसे ही अगर मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन का हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एग्जांपल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, तो जो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास, साइन का होता है कॉस x, कॉस का होता है माइनस साइन x। ये मैं आपको एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, आप उससे कुछ क्वेश्चंस आप कर पाओगे, शुरू वाले, बाद वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको और सिखाऊंगा। अभी डिफ्रेंसिएशन ख़त्म नहीं हुई है, ये तो अभी चालू हुई है, ठीक है। और देखिए y, ये मैं आसान बता रहा हूँ आपको, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस साइन x, यहाँ पे दो फंक्शन मिक्स कर दिए गए, लॉगरिदमिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग x की 1 बाई एक्स प्लस साइन x की आ जाएगी कॉस x। ये आसान क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और चीज़ देख लीजिए, अगर मेरे पास है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है उससे, अगर मेरे पास है साइन x होल स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर x और साइन x स्क्वायर में बहुत अंतर है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों चीज़ों में। यहाँ पे तो सिर्फ एंगल का स्क्वायर है और यहाँ पे पूरे फंक्शन का स्क्वायर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन x होल स्क्वायर, यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x, एक ही बात है। तो ये जो है, ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको पावर के साथ डील करना है, तो पावर आगे आ जाती है,
ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी 2 साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपको साइन एक्स के साथ डील करना है, तो साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स। ये लास्ट वाला शायद आपको समझ नहीं आएगा, बट उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें समझनी है। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। बाकी के आप यहाँ तक देखो, मैं आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आप उस असाइनमेंट से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं आगे आपको नए कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ओके, थैंक यू।